परिवारवाद का आरोप झेल रही कांग्रेस ने तेलंगाना में उसी परिवारवाद के जरिए बीआरएस पर करारा निशाना साधा। 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने बीआरएस के नेताओं पर सीधा हमला बोला और कहा कि तेलंगाना में एक ही परिवार का सत्ता कई दिनों से है। अगर तेलंगाना में उनकी सरकार आती है तो वो जातीय जनगणना जरूर करवाएंगे, क्योंकि जातीय जनगणना से ही देश का असली एक्सरे होगा। देश को पता चलेगा कि अडानी और अंबानी के जेब में आम लोगों का कितना पैसा जाता है। जातीय जनगणना कराने के लिए ये बेहद जरूरी है कि कांग्रेस की वहां सरकार आना चाहिए। कि तेलंगाना विधानसभा चुनाव में आर पार की लड़ाई को और मजबूत करने के लिए अपने 3 दिवसीय दौरे के दरमियान राहुल गांधी कई सारी लोक लुभावन योजनाओं का ऐलान कर सकते हैं। कैमरामैन जहांगीर के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री अपने आप को बड़ा फकीर मानते हैं, लेकिन मैं उनसे बड़ा फकीर हूं। गहलोत ने कहा कि उन्होंने अपनी जिंदगी में 1 इंच जमीन भी नहीं खरीदी है। सीएम अशोक गहलोत ने गुरुवार को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सचिन पायलट और मैं टिकट के सभी फैसलों में शामिल हैं। हम सारे मतभेद भुला चुके हैं। राजस्थान में वापस कांग्रेस सरकार बनने की स्थिति में क्या वापस गहलोत सीएम होंगे? इस सवाल का जवाब देते हुए गहलोत ने कहा कि कांग्रेस में कभी मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं बनना चाहिए। जो उम्मीदवार बनता है वो कभी सीएम नहीं बनता। उन्होंने कहा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि सीएम पद छोड़ना चाहता हूं, लेकिन यह पद मुझे नहीं छोड़ रहा। गहलोत ने कहा कि मेरे कारण वसुंधरा राजे को सजा नहीं मिलनी चाहिए। जब राजस्थान में 2020 में सरकार पर संकट आया तो उसके बाद मेरे मुंह से निकल गया कि मेरी सरकार जब संकट में थी तो वसुंधरा और कैलाश मेघवाल की वही राय थी कि इस तरह सरकार नहीं गिरानी चाहिए। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने तीनों जांच एजेंसी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के अधिकारियों से फिर से गुजारिश की कि वो उनके काम करने के तरीकों को समझना चाहते हैं, इसीलिए वो उनसे मुलाकात का समय दें। कैमरा पर्सन दीपक शर्मा के साथ अमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। बीजेपी में चुनावी बैठकों का दौर जारी है। उम्मीदवारों के नाम तय करने को लेकर लगातार मंथन चल रहा है। अब से कुछ देर बाद यानी 5 बजे से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर तेलंगाना कोर ग्रुप की बैठक होगी, जिसमें तेलंगाना की 119 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम पे मंथन होगा। उससे पहले आज दिन भर 2 जगहों पे गहमागहमी रही। पहला, राजस्थान के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी के घर पर राजस्थान कोर ग्रुप की बैठक हुई, जिसमें 159 जो बचे हुए उम्मीदवार हैं, 150 से ज़्यादा जो उम्मीदवार बचे हुए हैं, उनके नामों पे मंथन हुआ। क्योंकि आलाकमान ने परसों जो बैठक हुई थी उसमें उन्हें निर्देश दिया था कि पूरी तरह से होमवर्क करके आएँ और उसके बाद बैठक में बैठे। लिहाजा उसके अलावा आज अगर बात की जाए तो तेलंगाना के चुनाव प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर के घर पे भी तेलंगाना कोर ग्रुप की बैठक हुई और उस बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की जा रही है। और अब से कुछ देर बाद 5 बजे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर तेलंगाना की बैठक होगी, जिसमें उम्मीदवारों के नाम पे अंतिम फैसला किया जाएगा। कैमरामैन भारत रावत के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24, दिल्ली। राजस्थान में बात चाहे बीजेपी की हो या कांग्रेस की, टिकटों के वितरण को लेकर पार्टी के बड़े नेता जबरदस्त तरीके से माथापच्ची कर रहे हैं। इस बीच खबर आ रही है कि सूची जारी करने के मुद्दे को लेकर वसुंधरा राजे की नाराजगी एक बार फिर से बढ़ गई है, क्योंकि कोटा में जेपी नड्डा 24 घंटे पहले मौजूद थे और कोटा के साथ साथ अजमेर संभाग के पदाधिकारियों की उन्होंने बड़ी बैठक ली, कार्यकर्ताओं की भी बैठक ली। पार्टी की उम्मीद और उम्मीदवार का कमल का निशान होने की बात उन्होंने समझाने की कोशिश की, लेकिन इस बैठक से वसुंधरा राजे पूरी तरह नदारद रही। ऐसे में खबर आ रही है कि अब वसुंधरा राजे एक बार नई दिल्ली पहुंच गई है। हाईकमान ने उन्हें तलब किया, उनकी नाराजगी को दूर करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि दूसरी सूची के जारी करने से पहले हाईकमान नहीं चाहता कि राजस्थान में पहली सूची की तरफ फिर से कोई बड़ा बवाल पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में ही नजर आ जाए। फिलहाल तो यही देखना होगा कि जब कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करती है तो किस तरह की रणनीति को लेकर वह उम्मीदवारों का नामों का चयन करती है, जबकि बीजेपी अब कितनी और अच्छे तरीके से होमवर्क कर अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी करेगी। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने आज यहां से अपने रथ रवाना किए हैं। डिजिटल रथ हैं, ये देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन रथों को रवाना कर रहे हैं, जो कि मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा चुनाव जो सभा है वहां पर पहुंचेंगे। रथ में डिजिटल हाईटेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है और इसी तरह के रथ जो है मध्य प्रदेश की अलग अलग विधानसभाओं में पहुंचेंगे। लेकिन खास बात है कि एमपी के मन में मोदी इन रथों पर लिखा गया है और ये संदेश देने की कोशिश की गई है
कि एमपी के मन में मोदी है, यानी ये चुनाव पूरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही लड़ा जा रहा है। मध्य प्रदेश की अलग अलग विधानसभाओं में इन रथों से प्रचार किया जाएगा। इसमें ना कोई नेता की जरूरत है, ना किसी कार्यकर्ता की। ये रथ अपने आप में डिजिटल तरीके से तैयार किए गए हैं, जो कि प्रधानमंत्री जो है केंद्र सरकार के साथ साथ मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं का भी जन जन तक प्रचार प्रसार करेंगे और इसी के जरिए अब रथों की सभाएं मध्य प्रदेश में की जाएंगी। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 भोपाल। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी आज एक महत्वपूर्ण बैठक कर रही है, जिसमें तमाम पदाधिकारियों के साथ पार्टी के पूर्व विधायक और पूर्व सांसद भी शामिल हुए हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में यह बैठक आज शुरू हुई। इस बैठक की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय कर रहे हैं। उनके साथ राष्ट्रीय सचिव तौकीर आलम समेत संगठन सचिव अनिल यादव और प्रशासनिक महासचिव दिनेश सिंह के साथ तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद हैं। इस बैठक में पार्टी के तमाम जिला और शहर अध्यक्षों को भी बुलाया गया है। इस बैठक के दौरान उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए सभी 80 सीटों पर रणनीति और संगठन को लेकर के मंथन चल रहा है। दरअसल बीते कुछ दिनों से जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच तल्खियां बढ़ी हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तर प्रदेश में सभी 80 लोकसभा सीटों पर जीत के लिए मंथन कर रही है और उसका मानना है कि अगर समझौता नहीं भी होता है तो भी पार्टी की तैयारी सभी 80 लोकसभा सीटों पर होनी चाहिए। कैमरा पर्सन सचिन कुमार सैनी के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में समाजवादी पार्टी का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुरू किया गया है, जिसमें अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना चाहते हैं। पीडीएफ फॉर्मूला के तहत रुहेलखंड में पार्टी अलग समीकरण बनाना चाहती है। शाहजहांपुर में इस शिविर का आयोजन लोधीपुर स्थित रॉयल गार्डन में किया जा रहा है। शिविर 2 दिनों तक चलेगा। शिविर की शुरुआत पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने की है, इसीलिए नैमिषारण्य से शुरू हुआ ट्रेनिंग कैंप आज शाहजहांपुर में हो रहा है। कार्यक्रम में करीब 4000 कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। लोक जागरण अभियान के तहत हो रहे प्रशिक्षण शिविर में वर्कर्स को जीत का मंत्र देने के लिए समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। दरअसल अखिलेश यादव पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से मिलकर उनमें से सीधा संवाद करके उनमें जोश भरना चाहते हैं, जिसका फायदा आने वाले चुनाव में पार्टी को मिल पाए। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। पंजाब विधानसभा का 2 दिन चलने वाला सत्र कल से शुरू हो जाएगा और इसके लिए जहां पर राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बनाने लगी हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, श्रोमणी अकाली दल हो या फिर भारतीय जनता पार्टी, और वहीं पर सरकार द्वारा भी अपनी अपनी जो रणनीति है वो बनाई जा रही है। और इसी के चलते ही जिस तरह से पहले पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने इस सेशन को लेकर बड़े बड़े सवाल खड़े कर दिए थे और इसको गैर कानूनी कहा था। बेशक सरकार द्वारा कहा गया था कि पूरी तरह से कानून के हिसाब से ही जो सेशन है वो बुलाया गया है और इसी के चलते ही पंजाब विधानसभा के सेक्रेटरीट ने अपना प्रोग्राम भी जारी कर दिया था। फिलहाल अब चाहे वो कांग्रेस है, श्रोमणी अकाली दल है या फिर भारतीय जनता पार्टी, पंजाब में ड्रग्स, SYL और लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे के ऊपर सरकार को घेरने की पूरी जो रणनीति है वो बना चुकी हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जब कल सेशन शुरू होगा तो सरकार विपक्ष के सवालों का किस तरह से जवाब देती है। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। शिवसेना विधायकों की अयोग्यता के मामले में सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी के बाद विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने भागदौड़ तेज कर दी है। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर बुधवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मिले। ये मुलाकात काफ़ी गोपनीय मुलाकात बताई जा रही है, लेकिन इस गोपनीय मुलाकात की खबर जब मीडिया को लगी तब राहुल नार्वेकर ने मीडिया से कहा कि वो अपनी क्षेत्र की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री से मिले थे। लेकिन इस मुलाकात की टाइमिंग को लेकर सवाल उठाया जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल नार्वेकर को 30 अक्टूबर तक का समय दिया है। 30 अक्टूबर तक उनको जो विधायकों के अयोग्यता का मामला है उसमें टाइम टेबल देना है कि किस तरह से वो सुनवाई करेंगे, कब कब सुनवाई करेंगे। लेकिन इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। विधानसभा में विरोधी पक्ष नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा है कि पूरा महाराष्ट्र देख रहा है कि अब उनके जाने का समय आ गया है। मैं अखिलेश ठाकुर के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, मुंबई। अभिनेता सुशांत सिंह और उनकी मैनेजर रही दिशा शालियन के मौत के मामले में आदित्य ठाकरे को अपनी और अपने परिवार के छवि खराब होने का डर सता रहा है। लिहाजा आदित्य ठाकरे बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचे हैं
दरअसल बॉम्बे हाई कोर्ट में दिशा शालियन और सुशांत सिंह के मौत के मामले में जनहित याचिका दायर की गई है। इस जनहित याचिका में दावा किया गया है कि इन दोनों की मौत में आदित्य ठाकरे की काफी अहम भूमिका है, लिहाजा इस बात की जांच सीबीआई से कराई जाए। इस जनहित याचिका में आदित्य ठाकरे ने हस्तक्षेप याचिका दायर की है। अपनी याचिका में आदित्य ने कहा है कि यह पीआई लोकसभा और विधानसभा चुनाव को मद्देनजर दायर की गई है ताकि चुनाव से पहले उनके और उनके परिवार की मीडिया ट्रायल किया जा सके। विरोधी राजनीतिक पार्टी इस याचिका के बदौलत झूठे आरोप लगाकर आम जनता के बीच उनके और उनके परिवार की छवि को नुकसान पहुंचाएगी। लिहाजा इस जनहित याचिका की जब भी सुनवाई कोर्ट में हो तो उसका कोई भी फैसला पारित करने से पहले कोर्ट आदित्य का पक्ष भी सुने। सुशांत सिंह के मौत के बाद इस मामले की जांच मुंबई पुलिस कर रही थी, लेकिन बाद में इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया गया था। कैमरा पर्सन अचल सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। बिहार में 1,70,000 शिक्षकों के लिए वैकेंसी निकाली गई, परीक्षा का आयोजन भी हुआ और अब उसका रिजल्ट भी आ गया। लेकिन आप यह जानकर हैरान पड़ जाएंगे कि बेरोजगारी के इस दौर में भी 1,70,000 शिक्षकों की वैकेंसी में करीब 38,000 ऐसे पद अभी भी रिक्त रह जाएंगे जिनके लिए कोई उम्मीदवार नहीं मिले हैं। जी हाँ, यह खुलासा हुआ है। जो रिजल्ट आया है उच्चतर माध्यमिक, प्राथमिक और माध्यमिक परीक्षा के जो रिजल्ट आए हैं उसके बाद भी ये साफ हुआ है कि करीब 1,70,476 शिक्षकों में से मात्र 1,22,336 शिक्षक जो हैं वो उनकी नियुक्ति होगी क्योंकि उनका रिजल्ट सफल हुआ है। लेकिन बाकी के जो 38,000 के करीब जो पद रह जाते हैं वो खाली रह जाएंगे। इसके अलावा भी कई ऐसे उम्मीदवार थे जो एक ही उम्मीदवार माध्यमिक में भी चयनित हुआ है और उच्च माध्यमिक में भी चयनित हुआ है, लेकिन उन्हें नियुक्ति सिर्फ एक पद पे होगी। लिहाजा उसमें भी जो है कई पद रिक्त रह जाएंगे। अब सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि जो रिक्त पद रह जाएंगे उनके लिए वैकेंसी कब आनी है। फिलहाल जो रिजल्ट निकले हैं उसके लिए काउंसलिंग, उनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम शुरू हो चुका है और 2 नवंबर को मुख्यमंत्री गांधी मैदान में उन्हें नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना की दशहरा रैली की वजह से मुंबई में रामलीला के आयोजन पर संकट का बादल मंडरा रहा है। दरअसल बीएमसी ने शिवसेना यूबीटी को दशहरा रैली करने का परमिशन जो है शिवाजी पार्क में दिया है, तो वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की नेतृत्व वाली शिवसेना को आज़ाद मैदान में दशहरा रैली करने की इजाज़त मिली है। आज़ाद मैदान की बात करें तो यहाँ पर 2 बड़े रामलीला के आयोजन जो है वो होते हैं। अब दशहरा रैली को देखते हुए आयोजकों से जो है मैदान खाली करने के लिए कहा है, तो ऐसे में अनुमान जताया जा रहा है तो कि मुंबई के जो आज़ाद मैदान में 2 बड़े रामलीला आयोजित की जाते हैं उन्हें एक दिन पहले ही समाप्त कर दिया जाएगा। इस पूरे मुद्दे को लेकर जो है कांग्रेस आक्रामक हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि खुद को राम भक्त कहने वाली जो सरकार है वो अपने राजनीतिक हित के लिए मुंबई में जो है रामलीला का आयोजन एक दिन पहले ही समाप्त करवा रही है। कैमरामैन राजेंद्र सिंह खाती के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई। मौसम तो बदला लेकिन प्रदूषण की रफ्तार भी बढ़ गई है और ऐसे में विशेषज्ञों का कहना है कि दिल्ली एनसीआर में 30% मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है और साफ तौर पर जिस तरीके से विशेषज्ञों का कहना है उसमें ये कहा जा रहा है कि और भी कई तरह की बीमारियां भी हो रही हैं। एम्स की स्टडी और साथ ही साथ सेंटर फॉर क्रॉनिक डिजीज़ की जो कंबाइंड स्टडी थी वो जो कहती है उसके मुताबिक मधुमेह यानी डायबिटीज़ की जो बीमारी है प्रदूषण की वजह से बढ़ रही है। लगभग 12,000 लोगों पर ये शोध किया गया था और उसमें ये पाया गया कि प्रदूषण बढ़ने की वजह से खास करके PM 2.5 के बढ़ने की वजह से डायबिटीज़ का खतरा बढ़ रहा है। जिन्हें डायबिटीज़ है उनके हालात ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं और जिन्हें डायबिटीज़ नहीं है वो डायबिटीज़ के शिकार हो रहे हैं। ऐसे में सचेत और सजग रहने की ज़्यादा ज़रूरत है और जितने भी विशेषज्ञ और डॉक्टर सलाह दे रहे हैं उनको मानने और समझने की ज़रूरत है। कैमरा पर्सन संजय राहुल के साथ पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24। महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित जिले गढ़चिरौली से एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पे एक ही परिवार के 5 लोगों की जहर देकर हत्या कर दी गई और इस हत्याकांड को अंजाम देने वाला कोई बाहरी अपराधी या बाहरी शख्स नहीं बल्कि परिवार से ही जुड़ी 2 महिलाएं निकली। प्रारंभिक जांच में फूड पॉइजनिंग के लक्षण दिखाई दिए, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्लो पॉइजन यानी जहर की बात सामने आई। पुलिस ने आगे की जाँच की तो शंकर कुंभारे की बहू संगमित्रा कुंभारे और शंकर के साले की पत्नी रोजा रामटेकी की संलिप्तता नजर आई। इसके बाद पुलिस ने आरोपी महिलाओं को हिरासत में ले लिया। पुलिस का कहना है कि कड़ाई से पूछताछ करने के बाद आरोपी महिलाओं ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और जहर देकर
मौत की बात को भी स्वीकार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इन दोनों महिलाओं ने पैतृक संपत्ति और अन्य कारणों के चलते इस हत्याकांड को अंजाम दिया। महिलाओं की इन जहरीली साजिश के और भी लोग शिकार हुए। 5 लोगों की तो मौत हो ही चुकी है, लेकिन 3 लोग अभी भी काफी गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती है, जिनका इलाज चल रहा है। कैमरा पर्सन अचल सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। कश्मीर घाटी में पर्यटन उद्योग को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए यहाँ कश्मीर में रेलवे ने भी सामने आकर पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए एक अलग तरह की स्पेशल विस्टाडोम कोच का इंतज़ाम किया है, जो आज यहाँ पर रेलवे मिनिस्टर और एलजी मनोज सिन्हा द्वारा शुरू की गई। और इस विस्टाडोम ट्रेन में काफ़ी सारी खासियत है। सबसे महत्वपूर्ण जो है, इसमें पैनोरामिक व्यू रखा गया है। ये आप देख सकते हैं, बड़े बड़े जो शीशे हैं वो छत के साथ साथ दोनों तरफ साइडों के ट्रेन में कोच जो ये है इसमें लगाए गए हैं। और ये विस्टाडोम कोच जो है यहाँ पर पर्यटन को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए काफ़ी अहम साबित होने वाली है आने वाले समय में। कैमरामैन जुमर रशीद के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर नौगाम रेलवे स्टेशन, न्यूज़ 24। पाकिस्तान की ओर से भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अरनिया सेक्टर में बीती रात की गई फायरिंग के विरोध में सीमांत ग्रामीणों का गुस्सा बेहद ज्यादा है। वो गुस्सा है पाकिस्तान के खिलाफ। आप देखिए कि पाकिस्तान का पुतला जलाया गया है, लगातार पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। ये आप सीमांत ग्रामीणों को देखिए कि बेहद ज्यादा गुस्से में हैं। भारत माता के जयघोष यहाँ पर आप साफ तौर पर सुन सकते हैं। और आप देखिए यहाँ पर सीमांत ग्रामीणों को पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। यहाँ पर जो ग्रामीण है वो कैसे, ये देखिए, जूते चप्पलों से जो है वो पुतले की पिटाई कर रहे हैं। ये गुस्सा है सीधे तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। और गुस्सा इस बात को लेकर है कि बीते कल जो है पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है, जिसमें हमारे 2 जवान जो है जख्मी हुए हैं। कैमरामैन दिनेश के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा अरनिया सेक्टर। अयोध्या में हनुमानगढ़ी के साधु राम सहारे दास की गला रेतकर हत्या, मंदिर परिसर के अंदर मिला शव। अयोध्या के प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर में साधु की गला रेतकर हत्या कर दी गई। घटना की जानकारी सुबह हुई तो मंदिर परिसर में हड़कंप मच गया। साधु राम सहारे दास हनुमानगढ़ी के संत दुर्लभ दास के शिष्य थे। बताया जा रहा है कि घटना के बाद से परिसर में सीसीटीवी कैमरा भी बंद कर दिए गए थे। मंदिर परिसर में रहने वाला एक युवक घटना के बाद से गायब है। उस पर हत्या का शक जताया जा रहा है। मंदिर में प्रवेश द्वार के पास बने कमरे में साधु राम सहारे दास रहते थे। इसी कमरे में उनका शव मिला है। गले पर गहरे निशान पाए गए हैं। पुलिस के साथ फॉरेंसिक टीम भी घटनास्थल पहुंची। आपको बता दें, 1 महीने के अंदर मंदिर परिसर में दूसरी घटना है। कुछ दिन पहले नागा साधु ने की थी आत्महत्या। वहीं इस घटना की जानकारी होते ही मंदिर परिसर के तमाम आला अधिकारी पहुंचे और साधु राम सहारे दास के साथ 2 शिष्य रह रहे थे। उसमें से एक शिष्य फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। दूसरे को हिरासत में लेकर के पुलिस पूछताछ कर रही है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ, न्यूज़ 24। खुफिया एजेंसियों के अलर्ट के बाद जम्मू कश्मीर में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। 2011 से लेकर अब तक कितने विदेशी नागरिक जम्मू कश्मीर में आए और कितने विदेशी नागरिक लापता हो चुके हैं, ये कमेटी हर एक बात की बारीकी से जांच करेगी। इसमें पुलिस के आला अधिकारी, सीआईडी के आला अधिकारी, विदेश मंत्रालय के अधिकारी और अन्य अधिकारी शामिल हैं। मकसद यही है कि इस बात को सुनिश्चित किया जा सके क्या जम्मू कश्मीर में कोई ऐसा व्यक्ति तो दाखिल नहीं हो चुका जो हमारी सुरक्षा के लिहाज से बेहद ज़्यादा खतरा है। क्योंकि ऐसी जानकारी सूत्रों से मिली है कि चीनी नागरिक जो नेपाली पासपोर्ट पर जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं, उनकी संख्या हो सकती है, यहाँ पर उनकी मौजूदगी हो सकती है। उसी के साथ साथ रोहिंग्या जो हैं वो भी यहाँ पर ज़्यादा संख्या में मौजूद हो सके हैं। उसी के चलते गृह मंत्रालय की अध्यक्षता में विदेशी नागरिक जो अवैध रूप से रह रहे हैं, उनकी पहचान के लिए कमेटी का गठन किया गया है। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, जम्मू। इन दिनों पाकिस्तान की क्रिकेट टीम भारत में है और वर्ल्ड कप खेल रही है, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान की टीम जब भारत की सरजमी पर पहुंची है तो जिस तरह से इजराइल और हमास के बीच लगातार युद्ध जारी है, तो पाकिस्तान क्रिकेटरों की तरफ से लगातार पोस्ट किए जा रहे हैं सोशल मीडिया एक्स पर। इस बीच पाकिस्तान के कई क्रिकेटर ने फिलिस्तीन के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, जिसमें फिलिस्तीन के झंडे को फोटो शेयर करते हुए किया गया है, जिसमें पाकिस्तान के उप कप्तान शादाब खान, हरीश रऊफ, मोहम्मद नवाज, इफ्तिकार अहमद,
शामिल हैं। इजराइल या फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगाने पर भी पाबंदी पूरी तरह से आईसीसी ने लगा दी है कि किसी भी प्रकार की पोस्ट या नारेबाजी खिलाड़ी हो या फैंस वो ना करें। कैमरामैन साहिल अंसारी के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 दिल्ली। वर्ल्ड कप में भारत का विजय अभियान जारी है और अब बांग्लादेश की बारी है। जी हां, भारतीय टीम लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए लगातार 3 मुकाबले जीत चुकी है और इस बार चौथे मुकाबले में उनका सामना उस बांग्लादेश की टीम से है जो 2007 के वर्ल्ड कप में भारत को करारा झटका दे चुकी है। लेकिन यहां पर भारतीय टीम की फॉर्म को देखते हुए खासकर भारतीय गेंदबाज जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं, जिन्होंने पहले बल्लेबाजी करने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम को 200 रन नहीं बनाने दिया, उनको 199 के स्कोर पर रोक दिया, पाकिस्तान की टीम को 191 रन के स्कोर पर रोक दिया और उसके बाद भारतीय बल्लेबाजों ने आसानी से मुकाबले जीत लिए। ऐसे में भारतीय टीम के सामने बांग्लादेश से जीतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए, लेकिन बांग्लादेश की टीम जिन्होंने पिछले वर्ल्ड कप में 2019 विश्व कप में जो मुकाबला खेला गया था उसमें कड़ी टक्कर दी थी। रोहित शर्मा जो कप्तान है भारतीय टीम के, उन्होंने शतक लगाकर भारत को जीत दिलाई थी। भारतीय टीम और न्यूजीलैंड की टीम ऐसी टीम है जिन्होंने अब तक विश्व कप में एक भी मैच में हार नहीं मिली और उम्मीद यही है भारतीय फैंस की कि टीम इंडिया आज भी मुकाबला जीते और जो बड़ा मुकाबला खेला जाने वाला है उसमें कहीं ना कहीं भारतीय टीम अच्छा प्रदर्शन करके विजय अभियान अपना जारी रखे। कोलकाता में दुर्गा पूजा ऐतिहासिक पूजा होता है और उसी तरह से हावड़ा का घास बगान पूजा वाकई अपने आप में चर्चा रहता है। इस बार अंडमान निकोबार के जिस तरह से वहाँ के जो जर्मन जाति के जो लोग हैं किस तरह से लुप्त होते जा रहे हैं, उसी जाति के आधार पर देखिए पंडाल को बनाया गया है। जो मूर्तियां हैं नौ दुर्गा के रूप में माँ की मूर्तियों को बनाया गया है। कह सकते हैं कि माँ को सारे रूपों को इस पंडाल में दर्शाया गया है। तो वाकई इस बार हावड़ा का घास बगान पूजा ऐतिहासिक पूजा के रूप में बनाया गया है और यहाँ पे लोग पहुँच रहे हैं, कह रहे हैं कि वाकई जो पंडाल बना है और किस तरह से अंडमान निकोबार के जो जाति समूह के लोग लुप्त हो रहे हैं वाकई इन्हें यहाँ पे दर्शाया गया है। तो कह सकते हैं कि जो अंडमान निकोबार नहीं जा रहे हैं वो घास बगान पहुंचकर इस पंडाल में दर्शन कर रहे हैं और माँ दुर्गा के 9 रूपों को भी दर्शन किया जा रहा है। कैमरामैन विनोद के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 हावड़ा।